मुबारक हो आप सभी को, हम सभी को 30 दिनों की परमिशन मिल गई है रूस से तेल खरीदने की। खबर आपने देख लिया होगा, अमेरिका ने भारत को 30 दिनों के लिए इजाज़त दी है कि जब तक जंग चल रही है सिर्फ 30 दिनों के लिए भारत रूस से कच्चा तेल खरीद सकता है। अब भारत की कितनी तारीफ की जाए। भारत ने, मोदी सरकार ने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने नरेंद्र मोदी को अलाउ कर दिया कि आप रूस से तेल खरीदो। जश्न मनाना ज़रूरी है, या फिर इस बात का जश्न मनाया जाए कि भारत दोबारा गुलाम बन चुका है और इस मर्तबा हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। ब्रिटिश एम्पायर ने 200 सालों तक हम पर गुलामी की, हमको गुलाम बनाए रखा, हम अपना फैसला खुद नहीं कर पा रहे थे और अब वही हाल अमेरिका ने हमारा कर दिया है। भारत किससे तेल खरीदेगा नहीं खरीदेगा ये फैसला 7 समंदर पार व्हाइट हाउस में बैठा मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। भारत किसकी मौत पर ताज़ियत करेगा और किसकी मौत पर ताज़ियत नहीं करेगा इसका फैसला व्हाइट हाउस से हो रहा है। भारत किस मुल्क पर होने वाले हमले की मजम्मत करेगा और किस मुल्क पर होने वाले हमले की मजम्मत नहीं करेगा ये फैसला अमेरिका कर रहा है। भारत के इलाके में, भारत के समंदरी हुदूद में कौन सा जहाज़ बआसानी से महफूज रहेगा और किस जहाज़ को समंदर में गर्क कर दिया जाएगा ये फैसला अमेरिका कर रहा है। और हिंदुस्तानी जश्न मना रहे हैं। टीवी चैनलों पर तारीफ की जा रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने झुकने पर मजबूर कर दिया अमेरिका को और 30 दिनों के लिए सही अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दे दी है। ये आज़ादी नहीं, गुलामी है। गुलामी के दौर में भी यही हो रहा था। जब ब्रिटिश एम्पायर का हिंदुस्तान गुलाम था, ये कॉलोनी था, तो उस वक्त भी इंडिया के लोगों को इतनी आज़ादी थी। उस वक्त भी यहाँ इलेक्शन होते थे, चुनाव होता था, चीफ मिनिस्टर होते थे, असम्बली के रुकन होते थे, लेकिन आखिरी फैसला बरतानिया की मलका करती थी। वाइसराय ऑफ बरतानिया की तरफ से हतमी फैसला होता था और यहाँ असम्बली चल रही थी। पार्लियामेंट जो इंडिया की है, अब तो नई पार्लियामेंट बनी है 2-4 साल पहले, वरना जो पुरानी पार्लियामेंट है जिसको 100 साल हो चुके हैं, वो ब्रिटिश एम्पायर ने वो पार्लियामेंट बना कर दी थी और वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल के अरकान बैठते थे, तय करते थे कि क्या कानून पास होगा नहीं होगा। फाइनल मोहर लगती थी ब्रिटिश एम्पायर के वायसराय की तरफ से। तो जो उस दौर में था, ख़ासतौर पर 1935 में इंग्लैंड ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास किया था, उसमें बाज़ाब्ता इंडिया में वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, असम्बली तश्कील दी गई, कांग्रेस इलेक्शन लड़ने लगी, मुस्लिम लीग इलेक्शन लड़ने लगी, चुनाव होने लगा और इन्हीं पार्टियों के चुनाव ने भी इंडिया को तकसीम के दहाने तक पहुंचा दिया। उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स ने, मुजाहिदीन आज़ादी ने नारा लगाया कि हमें ये जुज़वी आज़ादी नहीं चाहिए, ऐसी थोड़ी सी आज़ादी नहीं चाहिए कि हम चुनाव भी लड़ते हैं, इलेक्शन भी जीतते हैं, लेकिन आखिरी फ़ैसला वाइसराय का होगा, आखिरी फ़ैसला इंग्लैंड का होगा। मुकम्मल आज़ादी चाहिए, कंप्लीट आज़ादी चाहिए। और जब ये नारा लगाया गया, उसके बाद 1947 में इंडिया को अंग्रेज़ों को छोड़कर जाना पड़ा। माउंटबेटन ने इंडिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, सरहदें बना दी और तमाम अंग्रेज़ हिंदुस्तान से बाहर चले गए। उसके बाद हम हर साल 15 अगस्त को जश्न मनाते हैं, नारा लगाते हैं, यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं कि इंडिया आज़ाद है। लेकिन आज हमारे मुल्क का फ़ैसला अगर कोई बाहर का देश कर रहा है, हमारे देश की फ़ॉरेन पॉलिसी किसी और देश के हाथ में है, तो क्या इसको आज़ादी मानी जाएगी? इंडिया के पास कच्चा तेल इन दिनों ख़त्म हो रहा है। अमेरिका, इज़राइल और ईरान के दरमियान जो जंग शुरू हुई है, तो उस जंग की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर दिया है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, जिसको उर्दू में अबनाए हुर्मुज़ कहा जाता है, इस पर ईरान का कंट्रोल है। और पूरी दुनिया में तेल की जो सप्लाई होती है, तो पूरी दुनिया में जितना ईंधन और तेल इस्तेमाल होता है उसका 5वां हिस्सा यानी 20% इसी अबनाए हुर्मुज़ से गुज़रता है। और इंडिया में जो तेल इस्तेमाल होता है, इंडिया को जो ईंधन और क्रूड ऑयल आता है, तो तकरीबन 40% इसी अबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए आता है। और ये पुराना डेटा है। जब अमेरिका और इंडिया के दरमियान ट्रेड डील नहीं हुई थी, उस वक्त रूस से भी अच्छा खासा तेल इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, ले रहा था। लेकिन अब रूस से तेल इंडिया ने ख़रीदना बंद कर रखा है। तो जब 35 से 40% तेल इंडिया को रूस से आ रहा था, उस वक्त भी तकरीबन 40% तेल इंडिया का अबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए भारत आ रहा था। और अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर दिया है
اور اعلان کر دیا ہے کہ صرف 2 دیشوں کے جہازوں کو اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی، اس کے علاوہ کسی کے جہازوں کو نہیں۔ ایک چین ہے، دوسرا روس ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دیش کے آئل ٹینکر کو، جہاز کو ابنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور جب ابنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو انڈیا کا آئل جو پہلے 40% تھا اور اب اس کو 60-70% آپ مان لیجئے اسٹریٹ آف ہرمز سے آتا تھا، وہ نہیں آ پائے گا۔ اور انڈیا کے پاس وافر مقدار میں، زیادہ تعداد میں کچا آئل نہیں ہے، صرف 25 دنوں کا ہی کچا آئل انڈیا کے پاس بچا ہے۔ اور اگر یہ جنگ لمبی چلتی رہی، ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو یوں ہی بند رکھا تو انڈیا کے پاس کچا تیل نہیں آ پائے گا، اور جو ذخیرہ ہے وہ ذخیرہ ختم ہوتا جائے گا۔ 25 دنوں کا کچا آئل ریزرو ہے اور 25 دنوں کا جو ریفائن شدہ آئل ہوتا ہے وہ ریزرو ہے۔ زیادہ سے زیادہ 40-45 دنوں تک سروائیو کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد دیش تھپ ہو جائے گا، گاڑیاں نہیں چل پائے گی۔ اور ایندھن پر، تیل پر صرف روڈ پر چلنے والی گاڑیوں کا انحصار نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو پورا ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے، یعنی تمام چلنے والی گاڑیاں، ٹرک، بس، 4 ویلر، کار، بائک، ان تمام کا انحصار ڈیزل، پیٹرول پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے دیش میں ٹرین کی جو سروسز ہے، اس کا انحصار بھی آئل پر ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہے، فیکٹری ہے، اس کا بھی انحصار آئل پر ہے۔ تو تمام چیزوں کے پیچھے پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، اور وہ صرف 25 دنوں کا ہی انڈیا کے پاس بچا ہے۔ اب انڈیا نے امریکہ سے شکایت کی، کمپلین کیا کہ آپ نے ایران پر حملہ کر دیا، جنگ چھیڑ دی ہے، اور ایران نے ہمارے آئل ٹینکر کو آنے سے روک دیا ہے، ہمارے پاس صرف 25 دنوں کا کچا تیل بچا ہے۔ تو اب امریکہ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر کے انڈیا سے کہا کہ ٹھیک ہے، 30 دنوں کے لیے آپ کچا تیل خرید سکتے ہو۔ امریکہ کے فائنانس منسٹر نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اور وہاں امریکہ کے فائنانس منسٹر کی طرف سے لکھا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کو صرف 30 دنوں کے لیے روس سے کچا تیل خریدنے کی اجازت دی ہے، 30 دنوں کا ویور دیا ہے، اور اس لیے کہ اس سے روس کا مالی فائدہ نہیں ہوگا، روس کی معیشت پر اثر نہیں پڑے گا۔ انڈیا کا جتنا آئل ٹینکر، جتنا تیل راستے میں پھنسا ہوا ہے، جنگ کی وجہ سے انڈیا نہیں پہنچ پا رہا ہے، صرف انہی ضرورتوں کو مکمل کرنے کے لیے انڈیا کو پرمیشن دی گئی ہے روس سے تیل خریدنے کے لیے۔ آپ اسکرین پر دیکھیے جو فائنانس سیکریٹری کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی توانائی پالیسی کے نتیجے میں تیل اور گیس کی پیداوار تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ایک عارضی ٹیمپروری 30 دن کی چھوٹ جاری کیا ہے، جس کے تحت بھارت کی ریفائنری کو روسی تیل خریدنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ جان بوجھ کر ایک مختصر مدتی اقدام ہے، جس سے روسی حکومت کو کوئی خاص مالی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں صرف ایسے تیل کی خریداری کی اجازت دی گئی ہے جو پہلے ہی سمندر میں موجود ہے اور پھنسا ہوا ہے۔ تو امریکہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہمیں کہاں سے تیل خریدنا ہے اور کہاں سے تیل نہیں خریدنا ہے۔ بھارت جو پہلے ابھی پچھلے دنوں ایک ڈیل ہوئی تھی امریکہ اور انڈیا کے درمیان، جس میں امریکہ نے بھارت پر مکمل پابندی لگا دی کہ بھارت روس سے بالکل بھی تیل نہیں خریدے گا۔ اگر بھارت نے روس سے تیل خریدا تو امریکہ 50% بھارت پر ٹیرف لگا دے گا، اور بھارت سرکار نے امریکہ کی اس شرط کو مان لیا۔ تو اس ڈیل سے پہلے بھارت جو تیل کا خریدار تھا، کہاں سے کتنا خرید رہا تھا وہ جان لیجئے۔ اس سے پہلے تقریباً 20 سے 22% آئل بھارت روس سے خرید رہا تھا۔ اس کے علاوہ 17% آئل بھارت سعودی عربیہ سے خریدتا ہے، 16% آئل بھارت کو عراق سے آتا ہے، 8% کچا آئل بھارت کو USA سے آتا ہے، اور اب امریکہ نے کہہ دیا کہ بھارت روس سے کچھ بھی تیل نہیں خریدے گا۔ تو اب جو بھارت کا آئل ہے وہ سعودی عربیہ سے ہی مکمل آئے گا، عراق سے آئے گا، متحدہ عرب امارات سے آئے گا۔ ان دنوں بھارت میں بات چیت چل رہی ہے کہ وینزویلا سے بھی تیل خریدا جائے، اور اس لیے کیونکہ وینزویلا بھی اب امریکہ کے قبضے میں ہے، وینزویلا کے تیل کا فیصلہ اب امریکہ کر رہا ہے، جس طرح عراق کے تیل کا فیصلہ امریکہ کر رہا ہے۔ تو بھارت انہی دیشوں سے تیل خرید سکتا ہے جن دیشوں میں امریکی کمپنیز موجود ہے، سعودی عربیہ، عراق، کویت، ان سب دیشوں میں امریکہ کی
की कंपनीज मौजूद है और वही यहाँ के तेल के कुओं का फैसला करती है। और सऊदी अरबिया, इराक और मुत्तहिदा अरब इमारात, यहाँ से अगर कोई तेल भारत आएगा तो वो तेल अबनाए हुर्मुज के बगैर नहीं आ पाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर एक नक्शा देखिए, ये नक्शा है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का। अबनाए हुर्मुज के नॉर्थ में ईरान है और साउथ में इराक है, सऊदी अरबिया है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, कतर है और ओमान अबनाए हुर्मुज से मिला हुआ है। अबनाए हुर्मुज के सामने पर्शियन गल्फ है और ये अबनाए हुर्मुज पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से मिलता है। उसके बाद फिर इंडियन सी शुरू हो जाता है, उधर बहरे अरब शुरू हो जाता है। तो अगर इराक से या सऊदी अरबिया से या यूएई से कोई भी तेल अगर इंडिया आएगा या कतर से ऑयल का कोई टैंकर इंडिया आएगा तो पहले पर्शियन गल्फ में आएगा और अबनाए हुर्मुज से गुजर कर वो गल्फ ऑफ ओमान में आएगा। फिर उसके बाद इंडियन सी का सिलसिला शुरू होता है या अरब सी का सिलसिला शुरू होता है, या दूसरी सूरत है फिर इंडिया तेल लाने की के सऊदी अरबिया जो बहरे अहमर से मिला हुआ है, रेड सी से, उधर की तरफ से इंडिया को तेल भेजे और उधर से तेल भेजना बहुत मुश्किल होता है, उधर से फासला भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और सऊदी अरब के अलावा दूसरा देश उधर से ऑयल नहीं भेज पाएगा क्योंकि यूएई सिर्फ पर्शियन गल्फ से मिला हुआ है, इराक सिर्फ पर्शियन गल्फ से मिला हुआ है, कतर सिर्फ पर्शियन गल्फ से मिला हुआ है। इसके अलावा दूसरा सी इन मुल्कों से मिला हुआ नहीं है, या फिर इन मुल्कों से इंडिया को तेल भेजने के लिए सऊदी अरब के रास्ते का इस्तेमाल करना होगा और ये लंबा प्रोसेस होता है, आसान नहीं होता है। तो इंडिया इस जंग में बुरी तरह फंस चुका है। इसके बावजूद इंडिया चुपचाप है, खामोश है और जो अमेरिका कह रहा है वही इंडिया कर रहा है। ईरान पर अमेरिका आकर हमला करता है, इसराइल हमला करता है और इंडिया की तरफ से एक लफ्ज भी नहीं कहा जाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत हो जाती है और 4 दिनों तक इंडिया ने मजम्मत नहीं की, ताज़त नहीं की, एक लफ्ज भी इंडिया की सरकार की तरफ से नहीं कहा गया। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। जब लगातार हंगामा हुआ, अपोजिशन ने एतराज किया, तो कल 5 मार्च को जब ईरान की एम्बेसी ने दिल्ली में अपनी एम्बेसी को ओपन कर दिया ताज़ियती पैगामात रिसीव करने के लिए, लोगों के आने के लिए, वहां बाज़ाब्ता एक बुक रखी गई कि लोग आ सकते हैं और साइन कर सकते हैं, वो अपना ताज़ती पैगाम तहरीर कर सकते हैं। तो 5 मार्च को यानी तकरीबन 1 हफ्ते के बाद इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री वहां पर जाते हैं और ताज़ती पैगाम तहरीर करते हैं। 1 साल पहले, साल 2024 की बात है, जब ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हलाकत हो जाती है तो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर वहाँ जाते हैं, वो साइन करते हैं, लेकिन इस मरतबा वज़ीर ख़ारजा भी नहीं गए, जबकि ईरान के सदर से बड़ा मरतबा था ईरान के सुप्रीम लीडर का, खामनेई का। इसके बावजूद वहाँ फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा गया। ये साफ बता रहा है कि इंडिया कितना डरा हुआ है। इंडिया से जाने वाला ईरान का एक जंगी जहाज़ अमेरिका के हमले में डूब जाता है। इंडिया की जिम्मेदारी थी उस जहाज़ को ईरान तक पहुंचाना, उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करना, उसको सेफ्टी फराहम करना। इंडिया ने मिलन 2026 में उसको मुश्तरका फौजी मश्क के लिए बुलाया था, उस जहाज़ को गर्क कर दिया अमेरिका ने और इंडिया ने कुछ भी नहीं बोला है। और आज जब ये खबर सामने आई है कि अमेरिका ने इंडिया को 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दे दी है, तो अब पॉलिटिकल पार्टीज का नेताओं का रद्द अमल भी आना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP संजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मोदी जी आपने भारत का वक़ार, भारत की इज्जत और खुद मुख्तारी सब कुछ अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है। मुल्क ये जानना चाहता है कि आप एप्स्टीन फाइल में बुरी तरह फंस चुके हैं और आपके दोस्त अडानी अमेरिका में बदनवानी के एक मामले में घिरे हुए हैं। अब तो रूस से तेल खरीदने के लिए भी आपको ट्रंप की इजाज़त चाहिए। भारत को इतना बुज़दिल और कमज़ोर वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। आप खुद ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन पवन खेड़ा ने पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप उसे सुनिए। जयशंकर जी कहते हैं, नो कंट्री टुडे हैज हेजेमनी ओवर सो मेनी डोमेन्स दैट इट इज एन ओवरऑल हेजेमन। ये शब्दों से खेलते रहते हैं कि साहब अब किसी देश के पास इतनी ताकत नहीं है कि
وہ سب دیشوں پر راج کر سکے. لیکن صاحب آپ تو سب کچھ न्यौछावर کر رہے ہو, آپ تو بچ گئے ہو, آپ ہی طاقتور بنا رہے ہو امریکہ کو. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ویور دے رہے ہیں, ہم نے ہاتھ جوڑ کے ویور لے لیا, یس سر, تھینک یو سر. پھر آپ کیسے کہتے ہو نو کنٹری کین بی اے ہیجمن؟ آپ کے ہیجمن تو ہیں, آپ پر تو دادا گیری آپ نے چلنے دے رہے ہو. اب وہ بہو کو گھر جانا ہوتا ہے مائکے تو سسرال سے انومتی لیتی ہے نا کہ میں چلی جاؤں, بولے ہاں چلے جاؤ. یہ ہم نے کل کیا, ہم نے انومتی لی. کیا ہم تیل لے لیں رشیا سے؟ ہمیں مل گئی انومتی. اور اس سے پہلے کہ میں ایک انتم ویڈیو چلاؤں, میں مودی جی کا ایک ویڈیو چلانا چاہتا ہوں, ان کے بغیر یہ کہانی ادھوری رہتی ہے. اونچا کرنا پڑے. لیکن انٹرنیشنل پریشر ہے, اس کا بھی تو خیال رکھنا پڑے گا سرکار کو. انٹرنیشنل پریشر پیدا کرنے کی طاقت آج ہندوستان میں 100 کروڑ کا دیش ہے. پوری دنیا پہ پریشر ہم پیدا کر سکتے ہیں جی. کوئی ہم پر کیسے پریشر پیدا کرے؟ یہ الٹی گنگا کیوں چلے؟ میں ایک تھے نریندر مودی, آج معاف کیجیے گا ایپسٹین کے گینگز کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. آج بول کے دکھا دیں, آج آنکھیں اوپر نہیں اٹھتی. جا کے بابول سے نظریں ملاؤں کیسے, گھر جاؤں کیسے, یہ حالت ہو گئی. اتنی غلامی, اتنا ڈر, اتنے سہمے ہوئے, آج بول کے دکھا دیں. لفاظی کرنا بہت آسان تھا تب جب ہمارے خلاف بولتے تھے, لیکن ہم نے بھارت کا سر کبھی نہیں جھکنے دیا. ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. بار بار اندرا جی کا ادھارن تو اب لوگ بولتے ہیں 1971 کا, اور یہاں بھیک مل رہی ہے ہمیں 30 دن کی اور ہم لے رہے ہیں. ارے کیوں جوتے کے نوک پہ رکھنا چاہیے صاحب, ہمیں نہیں چاہیے آپ کا ویور, ہم لیں گے جہاں سے ہمیں لینا ہوگا. کوئی سائن نہیں ہوئی ہے ٹریڈ ڈیل ابھی. کس بات کا ڈر ہے؟ ایپسٹین کا ڈر ہے. ہمارے ہردیپ پوری تو ابھی آفس کی فائلیں بھی اٹھاتے ہیں تو انہیں اپنے من میں ایپسٹین کی فائل زیادہ آتی ہیں اور پھر وہیں فائلیں رکھ دیتے ہیں. جو امریکہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں. کیا ایسی سرکار, ایسا پردھان منتری, ایسا کیبنٹ بھارت کے ساتھ نیائے کر سکتا ہے؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. کین دے ڈو جسٹس a cabinet which is compromised, a prime minister who is compromised? Can they do justice with you and me, with India, with Indians? راہل جی کا ایک بہت ایتہاسک ویڈیو ہو گیا ہے, آج ہی چلائیے. Now the United States will decide who we buy oil from. Yes, The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. یہ پچھلے سطر میں راہل جی نے کہا, ابھی وہ سطر کی کنٹینیوشن شروع ہونے والی 9 تاریخ کو, ان کی بات پھر ایک بار صحیح ثابت ہوئی. معاف کیجئے گا, جو دن میں سوتا ہو اور رات کو جاگتا ہو اس کو تو ہم الو کہتے ہیں نا. ایپسٹین کے الو ہماری سرکار میں بیٹھے ہیں. یہ بھارت ورودھی لوگ ہیں, یہ بھارت کے ہتوں کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں. ان سے سوال پوچھئے, ان کو بچ کے مت جانے دیجیے. آپ نے سنا کانگریس کے نیشنل اسپوک پرسن کو سپریا شرنیٹ نے بھی اسی طرح کی بائٹ دی ہے NI کو, اور لگاتار اپوزیشن کی طرف سے سرکار کی تنقید کی جا رہی ہے. ادھر سوشل میڈیا پر بھی اب انفلوئنسرز کی آنکھیں کھل گئی ہے اور وہ لگاتار مودی سرکار کی تنقید کر رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں. اور یہ جو جنگ ہوئی ہے امریکہ, ایران اور اسرائیل کے بیچ میں, یعنی امریکہ اور اسرائیل نے جب ایران پر حملہ کیا تو اب تک مودی سرکار نے اپنے بھکتوں کو جو یہ بتا رکھا تھا کہ بھارت وشو گرو ہے, بھارت کے سامنے امریکہ بھی جھکتا ہے, بھارت کے سامنے دنیا جھکتی ہے, اور میڈیا نے جو پورا ہوا کھڑا کر رکھا تھا, ہر بات میں ترک دیا جاتا تھا, اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور ان بھکت بھی اب یہ تسلیم کرنے لگے ہیں کہ سچ میں بھارت وشو گرو نہیں ہے, بھارت کی کوئی پالیسی نہیں ہے, بھارت کو امریکہ جیسے چاہتا ہے, اسرائیل جیسے چاہتا ہے, بھارت ویسا ہی چل رہا ہے. اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایپسٹین فائل میں نام آ گیا ہے. کانگریس کی طرف سے لگاتار کہا جا رہا ہے, پون کھیڑا تو روزانہ 2-4 ٹویٹ کرتے ہیں اسی طرح کہ
एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। इस वजह से भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को, मुल्क के इज्जत को, मुल्क के वकार को अमेरिका के हाथों में गिरवी रख दिया है। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उसे सुन लीजिए। आप ईरान की पॉलिटिक्स से अग्री करो या डिसएग्री करो, वो दूसरा मैटर है, बट किसी भी कंट्री को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी सॉवरेन कंट्री पे अटैक करे। और इस बार तो उनके प्रेसिडेंट को उन्होंने असैसिनेट किया है टारगेट करके। उससे पहले वेनेजुएला में हमने देखा है क्या हुआ है। आई कंडेम यूएस जिस तरह की हरकतें कर रहा है, और सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव चला रहा है कि जो ईरान की महिलाएं हैं अब वो फाइनली लिबरेटेड है। कुछ दिन ही हुए हैं मिस्टर ट्रम्प, आपके एप्स्टीन फाइल्स का जो घोटाला जो खुला है साहब, और आपके जो दूसरे कंट्रीज के जो दोस्त हैं उनके भी नाम बाहर आए हैं। पहले आप एप्स्टीन फाइल्स पे जवाब दो, उसके बाद दूसरे देश की महिलाओं के बारे में टिप्पणी करना या बोलना। एंड स्टॉप टारगेटिंग सोवरेन नेशंस। आपको कोई अधिकार नहीं है। तो ये रियलिटी है भारत की, ये सच्चाई है, और मामला साफ है कि किसी भी जंग में या दो मुल्कों के दरमियान जब लड़ाई होती है और उस लड़ाई के दौरान अगर कोई देश अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाता है, कोई पोजीशन नहीं ले पाता है, तो मतलब साफ है कि उस देश की आलमी सियासत में कोई वैल्यू नहीं है, उस देश का कोई वकार नहीं है, और वो देश कभी किसी पर प्रेशर नहीं बना सकता है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग चल रही है, तो इस लड़ाई में दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, साफ कर दिया है को किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। लेकिन भारत ने कुछ भी नहीं कहा। ना तो भारत ने कहा कि वो अमेरिका के साथ है, ना भारत ने कहा कि वो इजराइल के साथ है, नहीं भारत ने यह कहा कि वो ईरान के साथ है, और ईरान पर होने वाले हमले की भारत ने मजम्मत नहीं की। इसका मतलब साफ है कि आलमी सियासत में आपकी कोई पोजीशन नहीं है, आप कोई स्टैंड नहीं ले सकते हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, और यही इन दिनों बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय जरूर लिखिए, और आखिर में आपकी अदालत की ये वीडियो क्लिप भी सुन लीजिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है, और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं, और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है, और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फीस के तौर पर दे दिया, तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा, मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है, और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए, और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।